वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी सीएससी के डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भास्कर, जो कि स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। साथ ही साथ नाविक सागर परिक्रमा के द्वितीय चरण की शुरुआत की घोषणा की गई है। साथ ही टाइफून यागी, जिसे म्यांमार के तटीय इलाके में बसे लोगों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है, उसे नौसेना ने मदद के लिए पहल की। साथ ही साथ 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इस वर्ष गोवा में आयोजित किया जाएगा। अगर आप डेली करंट अफेयर सीरीज़ को पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाएगा। हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत डीपीआईटी यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भास्कर का लॉन्च किया गया है। अगर भास्कर की बात करें तो यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि केंद्रीकृत होगा और साथ ही इंटरडिसिप्लिनरी होगा, यानी जितने भी स्टार्टअप हैं और इन्वेस्टर हैं और साथ ही साथ जो सलाह देते हैं और साथ ही जो सर्विस सेक्टर के कंपनीज़ हैं और जो गवर्नमेंटल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, उन सभी को एक जगह लाएगा और स्टार्टअप करने से संबंधित जितनी भी समस्याएं आती हैं उनको सुलझाएगा। भास्कर प्लेटफॉर्म की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। नेटवर्किंग और सहयोग, यानी भास्कर स्टार्टअप जो है स्टार्टअप इंडिया के तहत भास्कर प्लेटफॉर्म की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। भास्कर जो है नए स्टार्टअप और निवेशकों, साथ ही साथ सलाहकारों और स्टेक होल्डर्स के बीच जो दूरी है उसको कम करेगा और जिससे विभिन्न क्षेत्रों में निर्बाध बातचीत संभव हो सकेगी। साथ ही साथ जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं या फिर मानवीय संसाधन हैं और टेक्नोलॉजी हैं, उन सभी तक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच प्रदान कर देगा, यानी संसाधन जो है उसको सेंट्रलाइज करके और साथ ही साथ विभिन्न जो प्लेटफॉर्म है उनको केंद्रीकृत करके और साथ ही साथ जितने भी कौशल युक्त व्यक्ति हैं या फिर कौशल मशीनें हैं उन सभी को सेंट्रलाइज्ड करेगा, जिससे जो है अधिक कुशल स्केलिंग में मदद मिलेगी, यानी कि किसी भी चीज़ का कितना इनपुट और आउटपुट है अच्छे से स्केलिंग कर सकेंगे। साथ ही साथ व्यक्तिगत पहचान बनाना, यानी इसमें जो है जो स्टेक होल्डर्स हैं इसके उसको एक अलग से भास्कर आईडी उनको एक अलग से भास्कर आईडी दी जाएगी, जिससे उनकी एक अलग पहचान होगी, जिससे उन्हें किसी भी बीच में बिचौलिए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ यह नए रिसर्च क्षमताओं को बढ़ाता है, यानी जितने भी रिसर्च हो रहे हैं उन सभी को एक जगह पर रखा जाएगा, जिससे जो इसके उपयोग करता है यानी जो स्टार्टअप करेंगे उनको आसानी से संसाधन, सहयोगियों और इसके अंतर्गत जो अवसर मिलेंगे सभी को आसानी से वो पता लगा सकेंगे। इन सबों से यह होगा कि वह तेज़ी से निर्णय ले सकेंगे कि उन्हें कब और कहां पर स्टार्टअप की शुरुआत करनी चाहिए। साथ ही साथ भारत अपने वस्तुओं को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए तत्पर है, जो कि मेक इन इंडिया के तहत ही संभव है। ऐसे में भास्कर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए जानते हैं स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के बारे में। स्टार्टअप का अर्थ होता है नए सिरे से व्यापार का आरंभ। अगर कोई कंपनी जो कि पहले से कोई आइडिया लेकर अपना व्यापार कर रही है तो उसे स्टार्टअप नहीं कहेंगे, उन्हें इस कार्यक्रम के तहत लाभ नहीं मिलेगा। अगर स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की बात करें तो इसकी घोषणा 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, जिसके एक वर्ष बाद 2016 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसकी शुरुआत की। स्टार्टअप इंडिया के तहत जो नए व्यापारी हैं, जो नए आइडिया लेकर आए हैं, उन्हें बैंक एक वित्तीय ऋण सुविधा उपलब्ध कराता है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के तहत जो उद्योग और शैक्षणिक भागीदारी, यानी जो रिसर्च सेंटर हैं और जो स्टार्टअप करने वाले व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन दोनों के बीच जो है एक पार्टनरशिप को आयोजित किया जाएगा, ताकि जो नए रिसर्च होते हैं उससे संबंधित जो भी कमोडिटी बनेंगे उन्हें सीधे कंपनी को उसका फ़ायदा सीधे कंपनी को मिले। साथ ही साथ जो जितने भी कार्यक्रम हैं उन सभी को सरलीकृत किया जाएगा और केंद्रीकृत किया जाएगा। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत कुछ अन्य लाभ इस प्रकार हैं, जैसे कि इससे जो है जो लीगल ऐड होते हैं और साथ ही साथ कम रेट पर तेज़ी से पेटेंट परीक्षण होगा,
ध्यान रहे कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट होते हैं और रिसर्च होते हैं उससे संबंधित कमोडिटी बनाने के लिए जो कंपनियां हैं पेटेंट के लिए इंतजार ही करके रह जाती हैं, और जो अन्य विदेशी कंपनियां हैं वो उससे संबंधित वस्तुएं बना लेती हैं, जिससे कि भारतीय व्यापार पीछे रह जाता है। साथ ही साथ स्टार्टअप इंडिया के लिए सार्वजनिक खरीद के लिए एक जो मानदंड लाया जाएगा, इसके तहत जो अनुभवी कंपनियां हैं उनकी तुलना में स्टार्टअप के लिए जो है उसको समान अवसर प्रदान करेगी। यानी जो पहले से कंपनियां कंपटीशन में हैं उनसे compete करने के लिए ऐसा ना हो कि जो नए स्टार्टअप या फिर नए व्यापारी हैं वो पीछे रह जाएं। साथ ही साथ एक स्व प्रमाणन पर आधारित एक अनुपालन व्यवस्था है। मतलब इसका उद्देश्य यह होगा कि जो स्टार्टअप को शुरू करने के जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है और उनके नियम हैं उनके बोझ को कम करना, ताकि उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो व्यापार करना हो और साथ ही साथ नए कमोडिटी का निर्माण करना हो, यानी कारोबार को बढ़ावा दे सकें। उनका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार को बढ़ावा देने में हो सके। अगर स्टार्टअप के लिए अगर अन्य कार्यक्रमों की बात करें तो हाल ही में पीपीपी द्वारा स्थापित इनक्यूबेटर आदि योजना लाया गया था। पीपीपी यानी जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। साथ ही साथ इसके तहत स्टार्टअप के लिए एक अन्य योजना अटल इनोवेशन मिशन का भी शुभारंभ किया गया था। महिला सशक्तिकरण पहल के तहत नाविक सागर परिक्रमा का दूसरा चरण की शुरुआत की गई। ध्यान रहे कि नाविक सागर परिक्रमा का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, जो कि राष्ट्रीय नीति के अनुरूप है, ताकि जो महिलाएं हैं वो अपने पूरी क्षमताओं को हासिल कर सकें और साथ ही साथ जो भारत की नारी है वो शक्ति प्रदर्शन कर सकें। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में जो महिलाओं की भागीदारी है उनको बढ़ाकर और उनके दृष्टिकोण में बदलाव लाना और साथ ही साथ उनके मानसिकता में बदलाव लाना कि महिलाएं भी साहसपूर्ण यात्रा कर सकती हैं। नाविक सागर परिक्रमा के द्वितीय चरण के लिए जो अभियान लाया गया है उसका लोगो भी जारी कर दिया गया है। ये एक अष्टभुजाकार है, साथ ही साथ इसमें खगोलीय पिंड सूर्य को जगह दिया गया है और इसके साथ ही कंपास आदि को भी जगह दिया गया है। अगर इस लोगो की विशेषता की बात करें तो यह जो अष्टभुजाकार है यह भारतीय नौसेना को दर्शाता है। साथ ही साथ कंपास और सूर्य जो इस चुनौतीपूर्ण माहौल उत्पन्न होगा उसको मार्गदर्शित कैसे किया जाए उसको दर्शाता है। नाविक सागर परिक्रमा के पहले चरण के बाद 8 मार्च 2018 को नारी शक्ति पुरस्कार आदि दिया गया था, जिनमें मुख्यतः लेफ्टिनेंट पायलट गुप्ता और लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जामवाल और साथ ही साथ एस विजया देवी आदि शामिल थीं। हाल ही में टाइफून यागी से म्यांमार के तटीय इलाकों में काफ़ी नुकसान हुआ, जिसे तत्कालिक मदद पहुंचाने के लिए भारतीय नौसेना ने पहल की। ध्यान रहे कि टाइफून यागी एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जिसकी उत्पत्ति नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में हुई थी। हाल ही में यह फिलीपींस से होते हुए चाइना के हनोई प्रांत और उसके बाद यह म्यांमार के तट से टकराया है। अगर टाइफून यागी की बात करें तो इसका नामकरण जापान के द्वारा किया गया है। इस वर्ष 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में आयोजित किया जाएगा। आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए बर्निंग इश्यूज़ के साथ। नमस्कार।